हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रोफेसर पर। जैसे कि आप सबको पता है कि 22 दिसंबर को यूपीपीएससी एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम के मात्र 3 से 4 दिन बचे हैं, तो इसलिए हमें इस समय सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें जो है कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बातचीत करनी चाहिए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो है, हम उसमें कुछ ऐसे थीम्स को डिस्कस करेंगे जिससे लगभग आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे एचडीजी है, तो आपको एचडीजी के बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए कि कितने गोल हैं। जैसे 17 गोल हैं, 17 गोल के बारे में क्रम से उनका क्रम भी लगाना था। आपने देखा होगा कि जो 2023 का पेपर था उसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन एचडीजी से आए थे। ठीक है, तो इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है, अगर आप चाहें तो उनको कॉपी पेन लेकर लिख सकते हैं। तो मैं कुछ थीम्स के बारे में डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि जैसे 2023 का पेपर जो था उसमें हमें कोई भी पेपर हो तो हमें सभी क्वेश्चन नहीं आते। हम चाहे कितनी भी तैयारी कर लें, कितनी भी चीज़ों को पढ़ लें, बट हम जो पूरा ही पेपर हमारे 150 में से लगभग 130 क्वेश्चन रेंज में हो सकती है। तो 20 क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाना ही पड़ता है। ठीक है, अगर हमें 140 क्वेश्चन या 145 क्वेश्चन अटैम्प्ट करनी होती है तो उसमें हमें कुछ ना कुछ कॉमन सेंस है, कुछ ना कुछ ट्रिक लगाकर चीज़ों को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये एग्जाम का सबसे लास्ट टाइम चल रहा है, इस समय जो चिंता होना या जैसे कि भूल जाना, ये सब स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इन चीज़ों के बिल्कुल टेंशन न लेते हुए अपनी तैयारी में लग रही है। ठीक है, और अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है, सब कुछ ठीक होगा। तो हम जो है इस समय कुछ थीम्स की बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम ये देखेंगे कि 2023 के पेपर में हम कुछ चीज़ें किस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, मतलब बिना किसी नॉलेज के थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर, और बड़े आसानी से हम आंसर तक पहुंच सकते थे। हालांकि मैंने ये सारे पेपर डिस्कस कर रखे हैं, आपने अगर अभी तक वह नहीं देखे हैं तो वह आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और मैंने सारी कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे मैंने कुछ 2 स्टेटमेंट वाली ट्रिक्स बताई थी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाली ट्रिक्स बताई थी, और इसके अलावा कूड वाली ट्रिक बताई थी। तो पर आप जाकर देख सकते हैं, मैंने बहुत डिटेल डिस्कस किया। ठीक है, और इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि हम कॉमन सेंस से या एग्जाम में अगर कोई चीज़ हमें अगर नहीं आती है तो हम किस तरीके से डील कर सकते हैं। ओवरऑल हमारा आज का जो वीडियो होगा वो यही होगा कि हम क्वेश्चंस को कितनी आसानी से और किस तरीके से सहज तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स बता रहा हूँ, आप चाहें तो उनको नोट्स कर सकते हैं कि ये थीम जो है बार बार जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट थीम है इसमें, वैसे आप सबको पता होगा बट फिर भी एचडीजी से किसी भी तरीके से कि एचडीजी कब आए थे, मिलियनर डेवलपमेंट गोल की जगह आए थे, एचडीजी 2015 में आए थे, पेरिस सम्मेलन में आए थे। इसके बाद इसके 17 गोल हैं, और और एचडीजी रैंकिंग भी जारी होती है, उसमें नंबर 1 पर कौन है, लास्ट राज्य कौन है, जैसे बिहार लास्ट है, तो इस तरीके से। ठीक है, और केरल उत्तराखंड नंबर 1 पे। तो ये आपको सब पता होना चाहिए एचडीजी के बारे में, करंट ओरिएंटेड भी, और इसके अलावा जो इसका बेसिक है, जो फंडामेंटल है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एचडीजी। तो सबसे पहली जो थीम थी वो एचडीजी थी। सेकंड आपको देखना तो सबसे इंपॉर्टेंट है बजट। ठीक है, बजट आप देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है बजट, और बजट में भी आप सेंट्रल बजट पर ज़्यादा फोकस करिए, जो केंद्रीय बजट होता है। ठीक है, थर्ड अगर आपकी थीम आपको देखनी है तो जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, पॉवर्टी। ठीक है, गरीबी रिपोर्ट, इसके अलावा इसकी समितियाँ, जैसे सबसे पहले अलग बनी थी, फिर लकड़ावाला बनी थी, फिर तेंदुलकर बनी थी। ठीक है, फिर रंगराजन बनी थी, फिर अरविंद पनगड़िया बनी थी। तो इस तरीके की इनकी समितियाँ, कमेटी भी देखनी है, और किस कमेटी ने क्या सुझाव दिए थे इनको भी देखना। ठीक है, तो पॉवर्टी आप जो है एक इंपॉर्टेंट थीम हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं सेंसस, मतलब जनगणना। तो जनगणना से क्वेश्चन लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। इसके साथ साथ आप वन रिपोर्ट भी देख लेना, जो 2021 वाली जो है लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसको आप देख सकते हैं। तो सेंसस है, और उसके बाद सेंसस में वन जनगणना करी गई है, उसमें कि हमारा क्षेत्रफल कितना है, और यूपी का स्पेशल देखना है, और इसके अलावा जो है राष्ट्र लेवल का भी देखना है, देश का वन आवरण कितना है और यूपी का कितना है। ठीक है, इन दोनों को देखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और, एक थीम्स और है, जो फाइनेंस कमीशन है। फाइनेंस कमीशन से हर बार अगर आप देखेंगे तो सन 2018 से लेकर सन 2023 तक लगभग हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कितने सदस्य हैं। जैसे 5 सदस्य 5 वर्ष के लिए बनाए जाते हैं, उनकी योग्यता का निर्धारण कौन करता है, उनके कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है, कैसे हटाया जाता है, कैसे नियुक्त किया जाता है, ये आप सब देख सकते हैं। ठीक है, कौन से आर्टिकल में, जैसे 280 में इसका जो इसको मेंशन किया गया है। ठीक है, फिर हम देख सकते हैं नेशनल पार्क देख सकते हैं। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख सकते हैं, और टाइगर रिजर्व देख सकते हैं, और रामसर साइट देख सकते हैं। ठीक है, रामसर साइट इस समय 85 में, और 1971 में ईरान के रामसर सम्मेलन के तहत इन्हें स्थापित किया गया था, और भारत में इस समय 85 में। तो 85 के 85 आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेट में कौन सी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, बाकी यूपी का तो हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज पता होना चाहिए कि हैदरपुर कहाँ पर है, ये सब चीज़ हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और रामसर साइट आपने यूपी की और वर्ल्ड की अगर आपको देखनी है पूरे आपको अगर देश की देखनी है तो मैंने देश वाली पे वीडियो बना रखी है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। ठीक, साइंस में देख सकते हैं हम विटामिन्स, एक विटामिन्स टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसकी जितनी भी डिजीज़ हैं उनको देख सकते हैं, इसके अलावा इनके स्रोत देख सकते हैं, और इनका जो वैज्ञानिक नाम है या रासायनिक नाम है उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये विटामिन्स हो गया।
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन आए थे 2023 में। बुक्स और उनके ऑथर, तो जो भी करंट में चल रही हैं उनको भी देखना। बाकी एक या दो बुक्स वहाँ से पूछी जाती हैं, जैसे मीडिएवल हिस्ट्री से ताजुल मासिर वगैरह, चंदायन वगैरह, आसिका वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फतुहात फ़िरोज़ शाही, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ठीक है, फतवाए जहीदारी, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आप देख लेना, ठीक है। अलबुन्नी की पूछी जाती है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप मीडिएवल हिस्ट्री की भी देख सकते हैं। और यूपी और केंद्र की जो भी नई योजना चली है, स्पेशली 2024 में, जैसे पीएम जो सूर्य योजना चली है, पीएम सूर्य योजना चली है 2024 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद है इसमें से क्वेश्चन बन जाए। और यूपी की भी देख लेनी है, जो भी यूपी की इंपॉर्टेंट योजना चली है, जैसे जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना चलाई है, 1 लाख लोगों को जो है हर बार जो है कौशल प्रदान करना है, 5 लाख तक करेंट देंगे उसमें, ठीक है, तो उद्यमी योजना है, ठीक। और इसके अलावा 5 ईयर प्लान देख लेने हैं आपको इकोनॉमी में, और इनके ये भी देख लेना किस मॉडल पर आधारित है, जैसे पहले हेरल्ड डोमन मॉडल पर आधारित है, दूसरी महालनोबिस पे, तो इस तरीके के 5 ईयर प्लान उनका ये भी देख लेना कि किस पर बल दिया गया था, औद्योगिक में किस पर बल दिया गया था, गरीबी हटाओ में नारा कहाँ दिया गया था। एक बहुत पूछा था रोलिंग प्लान कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था, ये आप जो कॉमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो रोलिंग प्लान जो है किस पंचवर्षीय योजना में आया था, इस बात को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कुछ मैंने बताया था, जैसे कमेटी मैंने बताई थी पॉवर्टी की, तो अलग समिति, इस तरीके की समितियाँ, अलग लकड़ा वाला। इसी तरीके से आप पंचायती राज से रिलेटेड समितियाँ भी याद कर सकते हैं, जो पंचायती राज से रिलेटेड समितियाँ उनको भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। पंचायती राज, जैसे पंचायती राज से बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी राव समिति, सिंघवी समिति, इस तरीके से थुंगन समिति वगैरह ऐसे याद कर सकते हो क्रम से, ठीक है। कुछ आप एनर्जी सोर्स देख सकते हैं कि हमारा एनर्जी में किस किस का योगदान है, फिर रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन से, इनको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी सोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आते आते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आप खनिज देख सकते हैं कि कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, उनके अयस्क देख सकते हैं, जैसे सिडेराइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट, ये सब लोहे के होते हैं। ऐसे कोयला के देख सकते हैं, सभी के देख सकते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम के देख सकते हैं, बॉक्साइट, कॉपर के देख सकते हैं, क्यूपराइट, कॉपर पाइराइट वगैरह, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक। एनर्जी सोर्स हो गए। इसके बाद एनवायरमेंटल एक्ट देख सकते हैं आप, जैसे जल अधिनियम 1974 में आया था, वायु अधिनियम 1981 में आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। जैव विविधता अधिनियम सन 2002 में आया था, ठीक। तो ये चीज़ें आप जो है देख सकते हैं, और ये सारे एनवायरमेंटल एक्ट आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने लगभग अभी तक 8 से 10 थीम बता चुका हूँ। और आगे देखिए पॉलिटी में आपको, पॉलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ से कम अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन केवल इन्हीं में से आ जाते हैं। 1 से लेकर 51 तक जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी आर्टिकल हैं, उनको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। इसी से कम 6 से 7 क्वेश्चन हर बार आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अनुसूची कौन से मतलब किस कंट्री से हमने क्या लिया है, ठीक है, जैसे नीति दे सकता तो हमने आयरलैंड से लिए गए हैं, इस तरीके से। और भी मतलब इसके अलावा आप अनुसूचियाँ देख सकते हैं और इसके पार्ट देख सकते हैं, भाग। पिछली बार क्वेश्चन एक पूछा गया था, जो सबसे पहला क्वेश्चन था 2023 का ए सीरीज का, तो उसमें जो है आपको ये मिलान करना था कि इसमें कौन सा पार्ट कौन से भाग का कौन से में क्या वर्णित है, ठीक है, तो ये बताना था। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होते हैं ना, जैसे 52वां है एंटी डिफेक्शन लॉ, 61वां है जो आयु सीमा को से रिलेटेड है, 91वां है, 93वां है, इस तरीके के बहुत सारे हैं, 24वां है, इस पे सबसे इंपॉर्टेंट जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 42वां है, 44वां है। इस तरह के संविधान संशोधन जो भी हुए हैं उनको इंपॉर्टेंट तरीके से देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ ये भी हैं, कुछ ये भी आए हैं कि बाद जो आते हैं, जैसे हर बार जो पूछा था, सामान्यतः पूछा जाता है, जैसे केशवानंद भारती, इस तरीके का गोलकनाथवाद कब आया था, तो उनकी डेट आपको पता होना चाहिए। बम्बईवाद, ठीक है, गोलकनाथवाद हो गया, बम्बईवाद हो गया, राघवनवाद हो गया, इसके अलावा बेरुवाड़ी हो गया, ठीक है, और मिनर्वा मिल्स हो गया। तो इस तरीके के जितने भी बात हैं आप इनको इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, ठीक। अगर हिस्ट्री में आपको कुछ चीज़ें स्पेशली देखनी है तो हिस्ट्री में आप जो है क्रोनोलॉजी देख सकते हैं कि क्रोनोलॉजी कैसे सेट होती है, कौन से वंश के कौन से शासक हैं, उनकी क्रोनोलॉजी देख सकते हैं। स्पेशली शासक का भी जैसा पूछ लिया गया था लास्ट ईयर जो पेपर में पूछा गया था, तो विश्वनाथ वगैरह पूछ लिया गया था, जो मराठा साम्राज्य के जो पेशवा आए थे उनका क्रम पूछ लिया गया था। उससे पहले अगर एक आपने आरओ का पेपर देखा होगा तो उसमें पूछ लिया गया था कि मतलब जो है जो मुगल वंश के थे अंतिम शासक थे, लास्ट जो औरंगजेब के बाद जो थे उनका क्रम पूछ लिया गया था। तो इस तरह की क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है और वंश की क्रोनोलॉजी भी पूछ ली जाती है। जैसे लास्ट ईयर में देखेंगे तो यूनानी, शक, कुषाण, इस तरीके से पूछा गया था कि पहले यूनानी आए थे, फिर शक आए थे, फिर कुषाण आए थे। अब कहीं से भी क्रोनोलॉजी पूछ सकता है, जैसे हर्यक वंश आया था, शिशुनाग वंश आया था, फिर उसके बाद मौर्य वंश दे सकता है, फिर मौर्योत्तर वंश में कोई भी दे सकता है, पुष्यभूति वंश वगैरह, इस तरीके के कुछ भी क्रोनोलॉजी लगवा सकता है, ठीक है। तो इतनी सारी थीम्स हैं, अगर आपको और भी डिटेल में जानना तो आप बता सकते हैं। बस ये स्पेशल नहीं है, बाकी आप जो है इस लास्ट टाइम चल रहा है, इस समय आप केवल प्रीवियस पेपर देखिए 2023 का, स्पेशली आप लास्ट 5 ईयर के पेपर देखिए, उन्हीं को देखकर जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं उन्हीं के इर्द गिर्द पढ़िए। बाकी कुछ भी नए पढ़ने की कोशिश मत कीजिए और रिवीजन कीजिए और अपना आप विश्वास रखिए, ठीक है। चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम केवल उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिन क्वेश्चंस को हम केवल सामान्य लॉजिकल समस्या या लॉजिकल ट्रिक से सॉल्व कर सकते थे। मतलब उसमें हमें जो है कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना
था और कोई भी बाहरी नॉलेज की हमें आवश्यकता नहीं थी, बस हम अपनी सामान्य समस्या कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो आप अब ये 22 को जो पेपर होने वाला उसमें भी इसी तरह के कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको कुछ चीज़ें पता होंगी, कुछ नहीं पता होंगी, तो उसमें हम 100% तक कैसे पहुँच सकते हैं, या हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता तो हम कैसे उसमें लॉजिकल लगाकर हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ट्रिक्स के माध्यम से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इसको देखिए ध्यान से, और जो भी आपके क्वेरी हो आप जो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक ये है, जैसे आपको ये मैंने बताया था कि आपको पार्ट तो सारे याद करने की, किस भाग में कौन सा संघ राज्य क्षेत्र क्या है इसमें, तो इसमें अधिकरण था, अधिकरण इसमें 11 में नहीं है, ये 14 के काम है। ठीक है, तो ये है, तो पहले हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, आपने सबने पढ़ रखा होगा। तो हम कुछ क्वेश्चन इस तरीके के डिस्कस करेंगे जिसमें हम बहुत सामान्य समस्या क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है सेकंड का हम जो कूड वाला क्वेश्चन है, और कूड वाले क्वेश्चन को मैंने हालांकि ट्रिक बता रखी है इसकी कि किस तरह सॉल्व करते हैं। तो एक ट्रिक ये थी कि हम ए का कभी भी फर्स्ट नहीं लेते हैं, बी का हम सेकंड नहीं लेते हैं, सी का हम थर्ड नहीं लेते हैं, डी का हम फोर्थ नहीं लेते हैं। देखिए नॉलेज के बेस पर तो हो जाएगा, सबको पता होता है, निर्वाचन आयोग होता है, संघ लोक सेवा आयोग होता है, वित्त आयोग होता है, ये अनुसूचित जाति आयोग होता है, तो ये सबको पता होता है, नॉलेज के बेस पर तो हो जाता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो और आपको ट्रिक लगानी हो और आपको कुछ नहीं पता हो, जैसे एक मैं दिखाऊंगा आपको, जो गुजरात का युद्ध है या उसका युद्ध है, ये इतना हम डीपली नहीं पढ़ पाते हैं, ये तो बहुत सामान्य क्वेश्चन है, इतना डीपली तो हम पढ़ लेते हैं, तो ये हम आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। बट अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, इसका कूट का आता, तो कूट में मैंने 2 ट्रिक बताई थी। तो यहाँ पर जो मैं पहली ट्रिक अप्लाई कर रहा हूँ कि ए का हम फर्स्ट नहीं लेंगे, बी का हम सेकंड नहीं लेंगे, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, और सी का हम थर्ड नहीं लेंगे, और डी का हम फोर्थ नहीं लेंगे। अगर इन ट्रिक को आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना है, कोई भी आप न्यू सब्सक्राइबर हो और चैनल को सब्सक्राइब कर आप देख सकते हैं। ठीक है, कि एक प्लेलिस्ट बना रखी है हमने ट्रिक्स और हैक्स के नाम से, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, बहुत डिटेल में 45 से 50 क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है, सारे के सारे पीसीएस के ही प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, उन्हीं को ही उठाया है, उन्हीं पर ही ले लगा कर दिखाइए। तो इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ए का फर्स्ट नहीं लेंगे, बी का सेकंड नहीं लेंगे, देखिए बी का सेकंड नहीं लेंगे, बी का सेकंड नहीं लेंगे, और ए का फर्स्ट नहीं लेंगे, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता। तो ये ट्रिक के हिसाब से भी हम सॉल्व कर सकते थे। तो ए का मेरी ट्रिक है, ए का फर्स्ट नहीं लेंगे, बी का हम सेकंड नहीं लेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्वेश्चन, ये ट्रिक जो 90% क्वेश्चन पे अप्लाई होगी, तभी अप्लाई करनी है जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है। देखिए अगर आपको तुक्का ही लेना तो थोड़ा लॉजिकल लीजिए, बस उसके लिए है ये, ना कि ये कि सभी को आप आंखें बंद करके जो है ब्लाइंड एकदम अप्लाई करते चले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये केवल उन क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है जो आपसे नहीं आते हैं और आपको अटैम्प्ट करने ही करने हैं किसी भी कीमत पे। तो ऐसी उस जगह जो है आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल होती हैं चीज़ें। ठीक, तो बी का सेकंड नहीं लेते हैं हम, सी का थर्ड नहीं लेते हैं, और डी का हम फोर्थ नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये है, तो यहाँ पे हम बी का सेकंड नहीं लेंगे, और हम बी का सेकंड नहीं लेंगे, बी का सेकंड नहीं लेंगे, और ए का फर्स्ट नहीं लेंगे। तो ये है, इस हिसाब से हम ऑप्शन नंबर 20 का राइट आसानी से फाइंड कर सकते थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, हम जो है बिना किसी नॉलेज के हम इसको सॉल्व कर सकते थे। इसी तरीके देखिए थर्ड में क्या होता है, देखिए मैंने बताया था कि ये जब कालानुक्रम लगवाता है ना, तो इसमें क्या होता है, हम कुछ ना कुछ फाइंड करते हैं। देखिए सेम ये हमें कंफ्यूज करने के नहीं देता। अगर आपको कुछ नहीं पता इसमें, वैसे तो हमें पता होता है प्रारूप समिति की नियुक्ति जो थी 1947 में होती, 29 अगस्त 1947, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को हुआ था, परिवर्तन होने की तिथि 26 जनवरी 1950 थी, सबको पता। प्रथम बैठक जो होती, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी 9 अगस्त 1946 को हुई थी, सबको पता है। ये नॉलेज के बेस पर हो सकता है, बट अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम कैसे सोच सकते हैं। देखिए ये आप कहीं भी अप्लाई करके देखिए, इसको प्रीवियस ईयर में अप्लाई करके देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरीके से जब सेम ऑप्शन से शुरू होते हैं तो ये जो है मतलब आप 50-50 में तो ऑलरेडी पहुंच जाते हैं कि 50-50% में ये आंसर मतलब क्लियर हो गया कि कन्फर्म है, इनमें से कोई ना कोई जो है आंसर आपका है, मतलब जो सेम से शुरू होते हैं या सेम लास्ट से एंड होते हैं। तो इस तरीके से तो हम पहले जो प्रायोरिटी देते हैं सेम से शुरू होने वालों को देते हैं। ठीक है, आप देखिए इसका सेकंड का सेकंड आपकी कंफर्मेशन हो गई कि हाँ ये जो 100% कम से कम 90% जो हम श्योर हैं, बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। अब देखिए थर्ड या सेकंड में आपको कंफ्यूजन है, तो पहले अंगीकृत हुआ होगा या प्रवर्त हुआ होगा, इतना आपको नॉलेज होता ही है कि पहले जो अंगीकृत हुआ होगा उसके बाद ही प्रवर्त हुआ होगा, मतलब लागू उसके बाद ही हुआ होगा। तो लागू हुआ होगा तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आप जो बड़े आसानी से इसको निकाल सकते हैं। आपको अगर सबकी डेट नहीं पता, क्योंकि प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी, ये सामान्यतः डेट हम नहीं याद करते हैं। अब याद किए हो अच्छी बात है, प्रीवियस में आ चुका, बट नहीं याद है तो इस तरीके की चीज़ हम याद नहीं कर पाते, तो हमें बड़ा आसानी हो जाती है ऑप्शन को चुनने में, क्योंकि अगर हमें फर्स्ट विकल्प नहीं पता होगा तो लास्ट के 2 पता होने का क्या मतलब है। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसी तरीके का क्वेश्चन था 9th। तो 9th देखिए कैसे देखते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था, जो असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं, इसका भी मैंने वीडियो बना रखा, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन कैसे हम डील कर सकते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, तो क्यों भाग होता है, देखिए इसके बारे में बताया। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता, इसलिए भाग होता है अगर एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। और देखिए एक रूल ये भी है कि 90% क्वेश्चन आज तक जितने भी दिए हैं पीसीएस ने, यूपी पीएससी की बात कर रहा हूँ मैं, 90% क्वेश्चन ऐसे ही दिए हैं जिसमें या तो वो ए और आर दोनों सही हैं, ए आर दोनों सही हैं, और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, मतलब असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, यही देता है 90% क्वेश्चन में। लेकिन हमें ये ब्लाइंड तरीके से हमें नहीं अप्लाई करना, हम जो है इसको मतलब देखिए अगर आप पढ़ेंगे तो एक दूसरे को ये कंप्लीट करते हैं।
एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो ऐसा भी आप सोच सकते हैं। दूसरी बात ये, जब तक इसमें कोई डिफेक्ट नहीं दिया हो, मतलब कोई इस तरीके का जो गलत करने वाला कोई इस तरीके का जनरल स्टेटमेंट हो, जनरल सेंटेंस हो, तो आप इसको मानकर चलिए राइट ही होता है। और एक दूसरे को कंप्लीट कर रहा है या जोड़ रहा है तो समझ लिया आपकी 100% कन्फर्मेशन हो जाती है कि आप जो है बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर सही की व्याख्या करता है, तो 9th का 20 का ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था 11। देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने नहीं भी पढ़े हैं, देखिए बहुत ज़्यादा इसकी लैंग्वेज देख के तो आप डर जाएंगे कि पता नहीं क्या है, कैसे दिया हुआ, बट ये क्वेश्चन सबसे सिंपल होते हैं। ठीक है, तो क्या है, देखिए उच्चतम न्यायालय के कुछ मौलिक अधिकारों का हनन के बारे में कुछ रिट जारी करने के संबंध में कुछ शक्तियाँ होती हैं। क्या शक्तियाँ होती हैं, ये क्या कह रहा है, उच्चतम न्यायालय को ये शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों का लागू करने को समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। ठीक है, ये पहला था स्टेटमेंट था। संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। देखिए यहाँ पर जो है मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब ये कर सकता है, ये कर सकता है वर्ड जो आता है, कर सकता है मतलब कैन भी, कर सकता है, तो कर सकता है वर्ड जो है ये दर्शाता पॉसिबिलिटी को, और पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है दुनिया में। आप खुद ही सोचिए किसी भी चीज़ के कि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, मतलब इस तरीके से पॉसिबिलिटी तो है, अच्छा हो या नहीं हो, बट पॉसिबिलिटी सत्य ही मानकर चलते हैं जो भविष्य में उसके मतलब कुछ भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी वाले जो केस में हमेशा याद रखिए पॉसिबिलिटी, कर सकता है, हो सकता है, ये सब वर्ड जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, इनको हमेशा आप राइट ही मान कर लीजिए। एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा, आप जो जनरल स्टेटमेंट है उसमें कुछ भी डिफेक्ट नहीं है, कोई भी संख्या नहीं दे रखी है, कोई स्पेशल किसी वर्ड पर फोकस नहीं किया गया, संदर्भ 5 संदर्भ 4 इस तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं दिया, तो अंक नहीं दिया, तो इस तरीके की चीज़ें जो आप गलत नहीं मानकर चलिए। वो जनरल स्टेटमेंट होते हैं, जनरल सेंटेंस होते हैं, उनको आप वैसे भी राइट मानकर चलिए। बट इसमें जो ट्रिक है वो ये है, कर सकती है, कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी दर्शाता है और पॉसिबिलिटी हमेशा राइट होती है, ये मानकर चलिए। आप चाहें तो इनको अप्लाई कर देख लीजिए। ठीक है, 11 क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। मतलब ये है जो मैंने जो क्वेश्चन आपको अभी तक 4 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं, ये सबके सब ऐसे हैं जो बिना किसी ट्रिक के, बिना किसी नॉलेज के सॉल्व हो सकते थे, सिर्फ सामान्य समझ से। ठीक है, जो नॉलेज के हैं वो मैंने सब स्किप करें। तो इस तरीके के यहाँ पर जो इस वीडियो में लगभग 35 क्वेश्चन थे, 35 प्लस क्वेश्चन। तो 35 प्लस क्वेश्चन ऐसे थे जो आप बहुत सामान्य समझ से सॉल्व कर सकते थे बिना किसी नॉलेज के। ठीक, 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन क्या हो सकता है कि संसद के सचिवालय के पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पे क्या जा सकता है, तो जा सकता पॉसिबिलिटी, इसको राइट मानकर चलेंगे। और संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ को सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार देगा। बहुत जनरल सेंटेंस, और अपना ही स्टाफ है तो खुद ही विनियमित करेगा, तो सिंपल सी बात, कोई दूसरा थोड़ी ना विनियमित करके देगा। तो इसके हिसाब से भी जो है इसके दोनों जो है राइट हो जाते केवल बिना किसी नॉलेज के। अगर आपने संसद के सचिवालय पदों के बारे में नहीं भी पढ़ा होता, कभी भी जो सचिवालय के पद हैं उनके बारे में कभी नहीं पढ़ा होता, तब भी आप इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो 2022 का जो पेपर है उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो आप उनको बड़े आसानी से डील कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब 25। ठीक है, 25 भी देखिए ऐसे ही था। लगभग 35 क्वेश्चन ऐसे थे कि जिन्हें आप बिना किसी आसानी से मतलब सॉल्व कर। देखिए यहाँ पे थे, यहाँ पर आप जो ये किसी को नहीं पता होता, ये आप भी पढ़कर चलाइए। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन बनेगा आज भी किसी को नहीं पता होगा। 22 को भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो नहीं पता होगा कि चरक संहिता के कितने अध्याय और खंडों में आ जाता है, इस तरीके का कहीं नहीं लिखा होता और कहीं भी हम पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं, हम कुछ ना कुछ कॉमन ढूंढते हैं। जैसे यहाँ पर जो हम ढूंढ सकते थे 8 खंड, 8 खंड। अगर कुछ कॉमन दिया तो इसका मतलब ये है कि कंफ्यूज करने के लिए दिया है, और हम कन्फ्यूजन को हम 50-50 में पहुँच जाते हैं। इसी कन्फ्यूजन करने के लिए देता है, बट हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो ये जो है हम 50-50 में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आपका रिस्क हो जाता है 50-50 में। अगर आप इसका ये चयन कर देते तो ये राइट हो जाता, अगर नहीं करते बट 50-50 में आ जाते। ये नहीं है कि आप जो कन्फ्यूजन, इसमें 2 विकल्पों को बड़ा आसानी से एलिमिनेट हो सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम 26। देखिए मैं यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया, जैसे भाग 2, ये जो है ये कभी भी जो PCS का आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, चाहे आप 1992-93 से देखिए या 2010 से देखिए या 2025 से 15 से देखिए, ये जो है हमेशा टर्म जो देता है या तो आर्थिक टर्म देता है या प्रशासनिक टर्म देता है, या तो प्रशासनिक टर्म देता है या देता है या आर्थिक टर्म। हमेशा याद रखना आर्थिक टर्म। तो देखिए जंगलों का प्रधान, ये आर्थिक कोई टर्म नहीं है। ठीक है, ये आर्थिक टर्म नहीं है। ठीक है, जुआ विभाग का प्रधान, जुआ विभाग से क्या मतलब होगा उसका, समाचार पहुंचाने वाला, ये आर्थिक नहीं है, ना ही प्रशासनिक है। तो ये राजस्व जमा करने वाला, देखो राजस्व जमा करने वाला अधिकारी, ये जो है एक आर्थिक टर्म है और यही देता। अगर आपको कुछ नहीं पता हो इस तरीके की टर्मोलॉजी के बारे में, तो आर्थिक या प्रशासनिक टर्म ही चुनना। ठीक है, आर्थिक या प्रशासनिक, तो वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसे देख सकते हैं। ठीक, ये 27 देखिए, 27 भी देखो वैसी वही ट्रिक कि देखिए आपने क्या करा, कॉमन चुन लिया, एक थर्ड एक थर्ड एक थर्ड। ठीक है, उसके बाद क्या करा, बी का सेकंड नहीं लेते हैं। अब इन दोनों ये आप लोग को सही ट्रिक के में जा रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी के बेस पर आप इसका चुन सकते हैं। 27 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए एक का थर्ड
ए का थर्ड इसके बेस पर आपने चुना, बी का सेकंड एलिमिनेट कर दिया। आपको अगर ये एलिमिनेशन ट्रिक देखनी है तो ट्रिक्स एंड हैक्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बी का थर्ड ये वैसे एलिमिनेट हो जाता, और इसमें अगर आप पॉसिबिलिटी के बेस पर जाते हैं तो थर्ड। अगर आप वैसे भी नहीं है तो देखिए ऐसे भी देखिए, अगर इस तरीके से भी चुन सकते हैं। डीडवाना आपको सबको पता होता है, डीडवाना राजस्थान की है, नेवासा वैसे तो पता तो कुछ भी होता है, इसमें क्या गुडियम गोपा तमिलनाडु की है, ईसमपुर कर्नाटक की है, नेवासा महाराष्ट्र की, आपने पढ़ रखे होते हैं, ठीक है। बट अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप देखिए थर्ड थर्ड थर्ड, इस ट्रिक को आपको डिटेल में समझना तो प्लेलिस्ट जो प्लेलिस्ट बना देखिए उसमें जाकर देख लीजिए, ठीक है। थर्ड थर्ड थर्ड, बाकी सेकंड एलिमिनेट किया हमने इसमें। उसके बाद हमने इसमें पॉसिबिलिटी के बेस पर गए, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसके बाद हमने पॉसिबिलिटी के बेस पर गए तो देखिए यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी ए की ज़्यादा मिल रही है सबसे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप चुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 29। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी आप कभी नहीं पढ़ेंगे, अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए तो समझ लीजिए आप ये बोनस क्वेश्चन है और आप इसको हल करके आना और इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। कैसे कि पुराणों के संदर्भ में इनके तत्व से हमें विचार करना, क्या करना, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। देखिए कौन साबित करेगा कि विष्णु पुराण में मौर्य वंश का अगर एक भी शब्द लिखा हुआ मौर्य वंश के बारे में, एक भी शासक का जिक्र मिला होगा, गलती से भी लिख गया होगा तो उसमें जानकारी मिलती है। तो इस तरीके की मतलब जिसका जो है जिसे गलत साबित करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो तो वहाँ पर आप उसको राइट मानकर चलते हैं, इसे गलत कारण साबित करेगा। इसके लिए आपको पूरा विष्णु पुराण पढ़ना पड़ेगा, ऐसी वायु पुराण पढ़ना पड़ेगा आपको पूरा। अगर आप वैसे आप बाद में लिख दिया होगा कि कुछ मतलब जो होता है कि बाद में जो किताबें बनती हैं उसमें आपको लिख दिया कि हाँ इसमें ये जानकारी मिलती है, मत्स्य पुराण में ये जानकारी मिलती है, बट ऐसा नहीं होता। जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको राइट ही मानकर चला करिए, ठीक है। और हिस्ट्री का एक रूल ये भी है, ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही तिक्का है बट हिस्ट्री का, कि हिस्ट्री में जो सामान्यता पीसीएस में जो देता विकल्प बनाता है, जो स्टेटमेंट बनाता है, वो दोनों स्टेटमेंट 90% केस में, 90% केस बोल रहा हूँ, 90% केस में दोनों स्टेटमेंट राइट देता है, दोनों स्टेटमेंट 90% केस में राइट ही देता है। तो ये भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तब, वरना आप पहले तो राइटिंग नॉलेज को ही देना है, ठीक। इसके अलावा आप देख सकते हैं 32, देखिए खरीदादार, तो खरीदादार भी देखिए इस तरीके की आर्थिक या प्रशासनिक, तो 32 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। देखिए प्रशासनिक अधिकारी है ना, देखिए शाही महल का रक्षक, ठीक है। देखिए दूसरा ये भी देखिए कि यहाँ आप कहेंगे नहीं शाही महल का ये भी तो एक प्रशासन का काम है, तो नहीं, ये भी तो देखिए ना इंपॉर्टेंस किस चीज़ का, कि मतलब शाही महल का प्रधान रक्षक क्यों पूछेगा, ठीक है, परगना का प्रमुख अफसर क्यों पूछेगा इसकी, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन, तो 32 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। 33 देखिए इस वाले की मैं बात कर रहा था, अगर इसे आप कैसे याद करेंगे कि बंगाल का इतिहास किसमें लिखा हुआ है, ये बुरहान महासिर में क्या लिखा हुआ है, ये आपने पढ़ थोड़ी ना रखी होती हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है ये सिर्फ ट्रिक से ही सॉल्व हो सकते हैं। तो इसमें आप ट्रिक कैसे लगा सकते हैं, देखिए ए का 4 आपने तो चुने। अब ये मत करना बी का सेकंड काट देंगे, अब यही कट कर देंगे तो फिर क्या चुन पाएंगे, तो सभी एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। बट अब यहाँ पे ये आपको लेना ही पड़ेगा, यहाँ पे आपको मजबूरी हो जाएगी, इतना तो आपको फ्लेक्सिबल रहना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको सी का थर्ड नहीं लेंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे इसको, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा और 100% आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। 33 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 35 देखते हैं, 35 का देखिए ये क्रोनोलॉजी, तो बहुत आसान है। अगर आपको कुछ नहीं है, जैसे आपको देखिए फर्स्ट का कुछ नहीं दिख रहा, देखिए फर्स्ट ऐसा चुन लीजिए, इसके हिसाब से आप चुन सकते हैं। बस ये है कि आप ये आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए और कैसे चुन सकते हैं, फर्स्ट सेकंड पॉसिबिलिटी देखिए थर्ड एक में है तो इसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ये भी एलिमिनेट होगा था, थर्ड बाकी आप कैसे कर सकते हैं, देखिए लास्ट में थर्ड 2 में है तो ऐसे भी कर सकते हैं। फिलहाल ओवरऑल ये है कि आप 50 में पहुंच जाएंगे इसमें, अगर आप बहुत आसानी से चलेंगे तो 50 में चले जाएंगे। देखिए सेकंड ये एलिमिनेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट, ठीक। 38 देखिए संगीत की टप्पा शैली, आप देखिए टप्पा शैली के बारे में आपने संगीत शैली के बारे में पढ़ा होता, देखिए आपने शाहजहां के बारे में संगीत शैली के बारे में इतना नहीं सुना होगा, ना ही जहांगीर के बारे में इतना सुन रखा होता, अकबर का सुन रखा होता, तो ध्रुपद वगैरह तानसेन वगैरह थे उस समय, तानसेन वगैरह तो वो ध्रुपद से संबंधित थे। लेकिन जहांगीर और शाहजहां के बारे में बहुत सारा डिटेल में पढ़ रखा होता, तो आप ये भी देख लीजिए कि मैंने इतना सारा पढ़ रखा तो मुझे कहीं नहीं पढ़ने मिला, तो इसका मतलब ये शायद संबंधित इससे नहीं है। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मतलब कि शायद हमसे पढ़ना रह गया होगा, ऐसा नहीं, इतना डाउट भी नहीं करना चाहिए। तो जहांगीर नहीं, शाहजहां नहीं, अकबर हमने पढ़ा तो ध्रुपद के बारे में पढ़ा, तो इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन सकते थे, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। तो टप्पा शैली जो संबंधित थी मोहम्मद शाह से संबंधित थी, ठीक। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, देखते हैं 38 हमने देख लिया। अब देखते हैं 44। देखिए इस तरीके से मैंने क्या कहा था कि हिस्ट्री के जो स्टेटमेंट बनाता वो दोनों ही राइट ही बनाता 90% केस में। अगर आपको कुछ नहीं पता, आप कैसे पता होगा 1925 में छोड़, हम एक स्पेशल व्यक्ति का थोड़ी ना पढ़ते हैं कि कब उसने कांग्रेस ज्वाइन करी, कब उसने छोड़ी। तो इस तरीके के जो हिस्ट्री के क्वेश्चन बनाता है वो दोनों स्टेटमेंट राइट ही बनाता है। इस वजह से जो क्वेश्चन हो जाते हैं थोड़ा टफ हो जाते हैं, एग्जाम थोड़ा टफ हो जाता है। तो इस तरीके का आप जो है रिस्क ले सकते हैं अगर आपको चुनना ही हो तो, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अब आप जैसे 45 क्वेश्चन देखेंगे तो 45 क्वेश्चन में देखिए अब ये आपको जैसा ये तो पता ही होता है, सबको पता होता है कि ये जो है रानी झांसी रेजिमेंट था, वरना तो अगर आपको चुनना हो तो देखिए रानी भवानी रेजिमेंट और रानी झांसी रेजिमेंट, बस केवल एक बार चेंज किया तो मतलब आप 50-50 में तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं कि मतलब इनमें से ही एक ऑप्शन आपका राइट होने वाला। तो इसमें रानी झांसी रेजिमेंट, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 44 हो गया। आप इसके बाद देखते हैं हम 53, ठीक है। 53 में देखिए 53 में सेम एलिमिनेशन ट्रिक 4-4-4,
ठीक है। बाकी आप देखिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। देखिए सेकंड 4, आपने क्या चुना था 4, बाकी सेकंड। देखिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना ही पड़ेगा। बाकी आपको एक ना एक विकल्प का नॉलेज होता भी है, जैसे यमुना कहाँ से, यमुनोत्री से सामने आंसर पता होता। तो बाकी का जो ट्रिक है मतलब बिल्कुल नहीं पता हो तो वहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अप्लाई करके देखिए, खुद समझ में आ जाएगा कैसे अप्लाई करनी है। बस इनको प्रैक्टिस कर लीजिए, बिना प्रैक्टिस के सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर डायरेक्ट सोचोगे एग्जाम में जाकर करेंगे तब दिक्कत हो सकती है। ठीक है, 54 का देखिए, इसको भी देखिए, अगर आप देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रह जाता है। अब इसी के आगे वो कंप्लीट कर रहा है, इसी की व्याख्या कर रहा है, क्या इसलिए शुष्क रह जाता है क्योंकि इसकी जो है शाखा जो है वो इसके वृष्टि छाया में पड़ती है, ऊपर से इसके समानांतर है। ठीक है, तमिलनाडु का तट जो समानांतर हो जाता है। ठीक है, तो ये और आर दोनों सही है, और आर की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 58 देखिए, 58 में क्या है, देखिए शिव समुद्रम कल्पक्कम। अब देखिए यहाँ पे देखिए नाभिक ऊर्जा और नाभिक ऊर्जा, ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और बाकी देखिए समुद्र लगा हुआ, तो समुद्र वाला शब्द जो जल से संबंधित हो जाता है, तो जल शक्ति। तो इस तरीके से आप चुन सकते हैं बहुत आसानी से, बिना किसी नॉलेज के। तो शिवाना समुद्र जल शक्ति, तो ये समुद्र वर्ड लगा हुआ, ये वर्ड ऐसे नहीं होते हैं जुड़े हुए, कोई भी नाम रखा जाता है तो बहुत सोच समझ के रखा जाता है। तो समुद्र वर्ड जो जोड़ा है तो मतलब जल शक्ति से संबंधित हो सकता है, वरना ताप से, सोर्स से, नाभिक से नहीं होगा। बाकी नाभिक इससे भी कंफर्मेशन मिल रही है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कल्पक्कम में लगा हुआ है, FBR जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी लगा हुआ, तो आपको इतना ही पता होना चाहिए कि कल्पक्कम में होता है। अगर नहीं पता है तो आप इस तरीके सोच सकते हैं। देखिए शिवाना समुद्र वाला एक ही है, तो जल, और जल 2-3 में होता तो आप कन्फ्यूज हो सकते थे, केवल एक में ही था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 65। देखिए 65 को आप कैसे, देखिए फिर इसमें सेम वही सब कुछ सेम ही है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी एक पता, जैसे आप 65 में कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो देखिए 65 में देखिए सेकंड एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ से थर्ड एलिमिनेट कर सकते हैं, ये तो आप बड़े आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप जो है अगर आपको शुरू से कुछ पॉसिबिलिटी मिलेगी, आप 4 भी चुन सकते हैं, थर्ड नहीं चुन सकते हैं। तो उस समय हम देखते हैं लास्ट से, तो लास्ट वाला जो है मतलब आप इस कंडीशन में आपको जो है एक विकल्प आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ईमानदारी से तो आप बिना कुछ पता हुए एक विकल्प एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी आपको पता किलिमंजारो, तंजानिया, तो आप इन दोनों में से चुन सकते हैं, और इन दोनों में से चुनते के साथ ही आप जो है इसके ऑप्शन नंबर जो पहुंच जाएंगे 65 का ऑप्शन नंबर बी पर राइट पहुंच सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से। नेक्स्ट देखते हैं 67। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है कि जब ये सेंटेंस को बढ़ाता है, जैसे जिसमें ये वर्ड लगाते हैं, जिसमें, क्योंकि, परंतु, ये सब वर्ड जो लगते हैं ये क्वेश्चन को नेगेटिव बनाने के लिए लगते हैं। जैसे देखिए ये गर्म जलधारा, जैसे अल नीनो के बारे में, ये गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देती है। यहाँ तक बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल सही है। जिसमें समुद्र प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है, ये नेगेटिव कर दिया है, घट जाती है ना, कि बढ़ती नहीं, घट जाती है। तो ये वर्ड जो जोड़ते हैं, सेंटेंस को बढ़ाया जो जाता है, किसी वर्ड को जोड़कर जो सेंटेंस को जो बढ़ाया जाता है वो समझ लीजिए नेगेटिव करने के लिए बढ़ाया जाता है। तो बाकी ये तो राइट था ही, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो बस मैं ये समझाने के लिए ये क्वेश्चन डाला है। तो आप इसके अलावा देख सकते हैं फिर 77 क्वेश्चन। 77 में क्या है, देखिए खनिज संपदा, इसमें कोई भी मतलब फैक्ट नहीं दिया है, बस जनरल स्टेटमेंट दिए। और बाकी मैंने एक बार बताया था, आप अगर पेपर का एनालाइज देखेंगे सारे के सारे, मैंने 2018 से लेकर 2023 तक कर रखे हैं सारे के सारे, सब क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल डिटेल डिस्कस किया है। तो इसमें जो जैसा मल्टीफैक्ट जो होता है, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट, इसको गलत नहीं करते हैं, या आप प्रीवियस में उठा कर देख लीजिए, ऐसा नहीं होता। तो इसका दोनों राइट हो जाएंगे। और बाकी आपको पता है ये करंट में था, और भंडार मिले हैं, और कौन कौन से भंडार मिले इसके बारे में बताया। ठीक, अब आ जाइए इसके बाद 81 में क्या है, G20 था। देखिए 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीप का जो प्रतिनिधित्व करती हैं। देखिए एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, दोनों राइट स्टेटमेंट है, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो बस हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि बिना किसी नॉलेज के आप सॉल्व कर सकते हैं, लगभग इसमें ऐसे थे। ठीक, अब देखते हैं आप 87। देखिए 87 क्या, संघाई सहयोग महोत्सव है। तो इसमें जो जब संघाई सहयोग संगठन में भारत की अध्यक्षता के दौरान एशियो फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया, ये करंट का क्वेश्चन था। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को आप गलत करेंगे कि ये लिखा हुआ, अब जिसका महोत्सव हो रहा है उसी की फिल्में दिखाई जाएंगी। तो आप जनरल कॉमन सेंस से सोच सकते हैं, मतलब कॉमन सेंस विकसित करना। ओवरऑल ये इस वीडियो का मकसद ये है कि आप कैसे कॉमन सेंस से सोच सकते हैं। तो इसके भी दोनों राइट थे। देखिए यहाँ पर कोई फैक्ट नहीं है, मैं फैक्ट दिखाता हूँ, देखो फैक्ट कैसे होते हैं और कैसे गलत होता है। फैक्ट भी दिखाता हूँ, अभी आएगा कोई क्वेश्चन। इसके बाद 95 देखते हैं। 95 क्या है, देखिए ये यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहाबी को हटा दिया गया था। देखिए यहाँ पे देखिए एक टैक्स स्कैंडल, एक सेक्स स्कैंडल है। तो ये देखिए ये निगेटिव वर्ड है। तो इसके आप जो है जब सेम टोन वाले वर्ड होते हैं तो समझ लिया 90% केस में हमने देखा है। तो रानी झांसी रेजिमेंट और रानी भवानी रेजिमेंट, तो बस एक ही वर्ड का तो चेंज था, सेम टोन थी, सेम बिल्कुल स्टेटमेंट, सेम वर्ड बनाए थे बिल्कुल। तो इस तरीके में होता, आप पहले से आप 50-50 में पहुंच चुके होते हैं, इनमें से एक होता है, ये नेगेटिव वर्ड ये देगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता। ठीक है, इस तरीके इस समय कोई भी स्कैंडल होता है, स्कैंडल को देख लीजिए। जैसे इस समय ब्लड वाला स्कैंडल चल रहा है, ओपन हुआ इस समय, तो वो लंदन में चल रहा है, उससे आ सकता है। एक डाकघर वाला चल रहा है, तो डाकघर वाला, उन दोनों को गूगल करके देख लीजिए। ठीक है, आ सकता है वहाँ से क्वेश्चन, ठीक से देख लेना। 95
और इसके बाद 112 का क्या हो जाएगा, देखिए लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण आपको नहीं पता होता। देखो अब तो आपने पढ़ लिया होंगे कि लैंटिक कौन से होते हैं, लोटिक कौन से होते हैं। लोटिक जो होते हैं जलीय जो गतिशील जल होता है उसके होते हैं, और लैंटिक जो होते हैं स्थिर जल वाले होते हैं। बट आप ध्यान से देखेंगे, देखिए नदी ये गतिशील था, ये तालाब ये स्थिर था, धसाऊ क्षेत्र ये स्थिर था, दलदल ये स्थिर था, बस एक ही ऑड दिख रहा था, तो आप उसमें नदी चुन सकते थे, ऐसे भी चुन सकते थे। जरूरी नहीं है कि हमको पता होना ही जरूरी है, आप यहाँ से ऐसे कॉमन सेंस से भी चुन सकते थे। ठीक है, 112 क्वेश्चन था। 115 देखते हैं, 115 क्या कह रहा है। देखिए रेगिस्तान में आवास, तो रेगिस्तान वाले आपने कहा मरुद, कई बार पढ़ा होता मरुदभूमि, इसमें पता होना जरूरी नहीं है कि स्थलीय नहीं, बलक्षवासी नहीं, बिल नहीं, तो मरुदभूमि बहुत आसान क्वेश्चन हो गया था। ना भी पढ़ा हो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 116 वही ट्रिक, 116 वही ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ए का 4 ठीक है, 116 में ए का 4 ये एलिमिनेट सेकंड का सेकंड एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर बी राइट। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक को डिटेल में देखना मैंने बता रखा कैसे देखना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, 119 आप देख सकते हैं, जैसे देखिए आप कुछ चीज़ें ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे हंगुल, डांसिंग डियर, ठीक है, काजीरंगा में गैंडे, इस तरीके के कुछ स्पेशल नाम भी पूछ लेते हैं। तो हंगुल स्टैक कहाँ था, ये था जम्मू कश्मीर में। तो इस तरह के डांसिंग डियर मणिपुर में पाया जाता है, काजीरंगा में गैंडे पाए जाते हैं, इस तरीके के। ठीक है, एशियाई सेल जो गिर में पाया जाता है, गिर गुजरात में। तो ये कुछ चीज़ें ऐसे भी आती हैं। मैंने बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल बता रखे, तो ये आप सबको पता है, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर रखा है इनका। ठीक, अब ये जो है इसके अलावा आप देख सकते हैं, देखिए ये अगर कहीं भी विकल्प कभी भी विकल्प में यह आया सतत विकास बढ़, तो उसका ऑप्शन हमेशा सतत विकास ही हुआ है। ये भी एक फैक्ट है कि अगर ऑप्शन में उन्होंने कभी भी सतत विकास बढ़ डाला है तो सतत विकास ही उसका आंसर हुआ। तो ऐसे भी देखते तो बाकी भविष्य की पीढ़ी संरक्षण बहुत आसान है। तो सतत विकास अब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, SDG रैंकिंग वगैरह सब मैंने बता रखा ऑलरेडी थीम्स में। ठीक है, उनको देख लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट 127 127 में क्या हो जाएगा, देखते हैं 127 में क्या था। हाँ, इस तरह के देखिए आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कदम कौन सा। देखिए मैंने और वर्ड क्या बताते हैं, एक प्रभाव, ये प्रभाव वर्ड इतना पॉजिटिव होता है कि प्रभाव वर्ड कहीं भी आ जाए कि ये इसका प्रभाव डालता है, तो हमेशा दोनों क्वेश्चन राइट ही मानकर चलिए। जो दोनों स्टेटमेंट है उसको राइट ही मानकर चलिए, जो दोनों स्टेटमेंट बनाए गए हैं उनको राइट मानकर चलिए कि आर्थिक विकास से प्रभाव पड़ेगा, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास से प्रभाव पड़ेगा, और आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। तो पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे किंचित मात्र पड़े, लेकिन पड़ेगा जरूर, चाहे बहुत कम पड़े बट पड़ेगा जरूर। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट जो हो जाएगा, इसके अलावा हम देख सकते हैं 129। देखिए 129 वैसे तो आपको पता है 10 में क्या, 13 में क्या, क्लाइमेट एक्शन, बिलो वाटर ये हो जाएगा। ठीक है, लाइफ ऑन लैंड, इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, और रिड्यूस इनइक्वालिटी 10 में हो जाएगा। तो ये आप इस क्रम से भी लगा सकते हैं। बाकी आप जो ट्रिक के बेस पर भी चल सकते हैं। देखिए ट्रिक के बेस पर आप कैसे चल सकते हैं, देखिए आपने क्या चुना, थर्ड। देखिए ट्रिक मैंने अप्लाई करके दिखाई है, वो भी पेपर में, ओरिजिनल पेपर में अप्लाई करके दिखाई है। तो मैं कुछ मतलब आप भी देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड का सेकंड नहीं होगा तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 131 देखिए निम्नलिखित में कौन सा जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है। देखिए मुख्य उद्देश्य केवल, ये केवल वर्ड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वर्ड होता है, तो केवल वर्ड नहीं होता, तो ये हमेशा केवल वाला वर्ड कभी मत चुनना। तो इसमें जो जाएगा मातृ मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर। तो इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें जननी सुरक्षा योजना पता होने की जरूरत नहीं है। जननी सुरक्षा योजना जो आई थी संदर्भ 5 में आई थी, और आपको पता तो 2005 में। तो इसमें केवल मातृ मृत्यु दर, केवल का क्या मतलब है कि केवल, अरे एक कोई भी योजना चलाई जाती है तो थोड़े बहुत सारे उद्देश्यों के लिए चलाई जाती है। तो इसमें जो है केवल ये नहीं, केवल नहीं, तो ये एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 134 देखते हैं, 134 में क्या होगा। देखिए मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी संदर्भ 20 में 130 से उन्नत होकर 132 हो गई, और मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी संदर्भ 20 में 130 से संदर्भ 22 में 132 तक गिर गई। या तो गिर सकती है या बढ़ सकती है, ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, इसमें एक ही राइट हो सकता है। तो ये आप बहुत सामान्य समझ सकते हैं। तो 130 से 132 हो रही है तो बढ़ रही है या गिर रही है, तो आप सबको पता है क्या होगा, ये जो है गिर रही है। तो 134 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता। 136 देखिए PM गति शक्ति योजना। देखिए यहाँ पर होता जब इस तरीके के, देखिए मैं क्या कह रहा था, जब कोई संख्या दे रखी होती है, कोई डेट दे रखी होती है, कोई ईयर दे रखा होता है, इस तरीके के जो स्टेटमेंट जो रॉन्ग होते हैं। PM गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ संदर्भ 22 में किया गया था। तो ये संदर्भ 22 में मतलब स्पेशली फोकस करा संदर्भ 22 में किया गया था, या संदर्भ 21 में किया गया था, या संदर्भ 20 में किया गया था। तो इस तरीके के स्टेटमेंट सामान्यतः रॉन्ग ही बनाता है। ठीक है, चाहे UPSC का एग्जाम हो, जैसे PCS का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इस तरीके के स्टेटमेंट सामान्यतः रॉन्ग ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक डेट ही तो चेंज करनी है, तो 2021 में हुआ था। ठीक है, लेकिन ये जनरल स्टेटमेंट है, मल्टी फैक्ट है, जनरल स्टेटमेंट है, ये कभी भी रॉन्ग नहीं बनता। ठीक है, जनरल स्टेटमेंट और मल्टी फैक्ट कभी भी रॉन्ग नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, 136 का ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, मतलब इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है रॉन्ग होगा और सेकंड जो राइट हो जाएगा। ठीक, मैंने बताया ना ये इसलिए डाला ये अलग। नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं 141।
तो 141 में देखिए ये कि सन 23 में आर्मी सेक्टर, तो ये एक ऑप्शन था इसमें कि इसमें कौन सा सही नहीं है पूछा था। फैशन, ग्रोसरी और जनरल मर्चेंटाइड सन 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार का, ई कॉमर्स बाजार का बताइए। फैशन ग्रोसरी हो जाएंगे 2/3, तो 2/3 के मतलब फैशन और ग्रोसरी, तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो ये जो है इस तरीके के स्टेटमेंट आप फाइंड कर सकते हैं, तो ये भी इसका रॉन्ग हो जाता। ठीक है, बाकी मैंने आपको बहुत सारी थीम्स बताई हैं, तो आप उन थीम्स को देख सकते हैं, उन थीम्स पर वर्क कर सकते हैं और उन थीम्स को याद कर सकते हैं। और आपको और भी कुछ जानना हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप जो है पेपर बहुत पास आ गया, आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वर्क कीजिए और ज़्यादा नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, तो हम अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। अच्छा, एक चीज़ और लास्ट वीडियो में जाते जाते कि सी सेट के बारे में। अच्छा, सी सेट के बारे में आप चाहें तो हम एक वीडियो बना सकते हैं अगर आप कहेंगे तो, लेकिन सी सेट के बारे में यह देखिए, आपको मोटा मोटा ये है कि आपको 33% इसमें नंबर लाने होते हैं, मतलब 33 क्वेश्चन नेट राइट करने होते हैं, नेट। अगर आपने टोटल 50 क्वेश्चन राइट कर दिए तो समझ लीजिए कि 33 नेट किसी भी कीमत पर 33 नेट आ ही जाएंगे। ठीक है, होता क्या है कि इसमें 25 जो है हिंदी के होते हैं, लगभग 25 क्वेश्चन, 15 जो है इंग्लिश के होते हैं। ठीक है, और 35 जो होते हैं इसमें मैथ और रीजनिंग के होते हैं। 35 से 40 से 35 तक होते हैं ये। ठीक है, मतलब 35 से 40 क्वेश्चन तक होते हैं। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के। और इसमें 25 क्वेश्चन जो होते हैं ये संप्रेषण के होते हैं, कम्युनिकेशन वगैरह के, न्याय निर्णय वगैरह के। ठीक है, देखिए आपने अगर बेसिक चीज़ें भी पढ़ रखी होती हैं तो 25 में से बड़ी आसानी से आप कम से कम किसी भी कीमत पे 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन तक हल कर लेते हैं, बहुत आसान होते हैं। इंग्लिश में आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। 15 में से 5 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जैसे जो इसका जो पैसिव देता, पैसिव बहुत सिंपल देता, तो 3 क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, एक्टिव पैसिव होता है, तो इस तरीके के आप चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप 4 से 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से। अगर आप देखेंगे, अगर आपको कुछ नहीं है तो आप केवल इसका प्रीवियस ईयर कर लीजिए, प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, उन्हीं की थीम पर रिपीट होते हैं सारे के सारे। मैथ और रीजनिंग में कुछ नहीं होते हैं, बिल्कुल बेसिक समझ के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बेसिक समझ के क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल जनरल कैलकुलेशन होती है, बहुत सामान्य कैलकुलेशन होता है। और उसमें आप जो है अगर 35 में 40 है तो उसमें से टफ क्वेश्चन होते हैं, मात्र 8 से 9 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी भी कीमत पर आप 30 क्वेश्चन, अगर 40 है तो 30 और वरना 25 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आप केवल मैथ और हिंदी से ही सी सेट जो क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी इसमें जो संप्रेषण और न्याय निर्णय की जो लैंग्वेज होती है बाकायदा टफ होती है। इसमें आप जो कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन के भी कम से कम 15 सवाल आते हैं इसमें, तो इसमें कम से कम कम्युनिकेशन के आप 7 से 8 सवाल बड़े आसानी से कर सकते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर करके जाते हैं तब। और प्रीवियस ईयर के मात्र 7-8 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। अगर आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए एग्जाम प्रोफेसर के नाम से, इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो है वहाँ पर हम इसकी PDF डाल देंगे जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे जो है कम्युनिकेशन के जो है जितने दिए रखे हैं। ठीक है, केवल संप्रेषण से रिलेटेड क्वेश्चन ही दे रखे हैं प्रीवियस ईयर के सारे। ठीक है, तो उनको आप सॉल्व करके चले जाइए। बाकी 3 से 4 दिन बचे हैं, ठीक से मेहनत कीजिए और बाकी सब ठीक होगा। चलिए फिर, जय हिंद।